नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 12 साल पुरानी है। लेकिन जानना ज़रूरी है कि ये अपराध कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता लगा और अदालत में इस अपराध का क्या हुआ। इसके पहले कि मैं आज के अपराध की ये घटना शुरू करूं, मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज दीपावली के दिन दीपावली यानी दीपों की कतार, दीपों की जगमगाहट आपके, हमारे सभी सुधी श्रोताओं के, जो भी इसे सुन रहे होंगे, उन सभी के जीवन में नया उजाला आए, उन सभी के जीवन में दीप मालिकाओं की तरह खुशियों की मालिकाएं, खुशियों की लड़ियां उनके जीवन में आएं, ऐसी मेरी शुभकामना है पूरे किस्सा गोई परिवार को। तो आज की घटना है मध्य प्रदेश के देवास जिले की। तारीख थी 31 सितंबर 2013। 30 सितंबर की रात के बाद जो तारीख थी वो थी। और वहाँ सवेरे सवेरे कोतवाली में एक परिवार के माँ, बाप और भाई और एक उनकी बड़ी बहन, ये 4 लोग पहुँचे और उन्होंने अपनी छोटी बहन 18 साल की नगीना, 18 वर्ष की अपनी छोटी बहन नगीना के बारे में ये बताया कि वो कल शाम को 3 बजे कोचिंग के लिए घर से निकली थी। सामान्य रूप से 3 घंटे में कोचिंग उसकी ख़त्म हो जाती है और लगभग 6 बजे के आसपास वो आ जाती है। कोचिंग ख़त्म की। कोचिंग ख़त्म करने के बाद बड़ी बहन को फ़ोन किया कि सब्जी में क्या लाना है। बड़ी बहन ने जो भी बताया, उसके बाद लोग उसकी राह देखते रहे, लेकिन वो नहीं आई। पूरी रात घर वाले परेशान रहे, ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। और फिर सवेरे उन लोगों ने ये गुमशुदगी थाने में, थाना कोतवाली देवास, वैसे तो वो लोग रहने वाले बावड़िया मोहल्ले के थे, बावड़िया में जो पुलिस चौकी है वहाँ गए। वहाँ से इस गंभीर अपराध के लिए या इसकी गंभीरता देखते हुए उन्हें कोतवाली भेजा गया। कोतवाली में जाकर उन्होंने अपनी बहन या अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखवा दी। कुछ इस तरह से उन लोगों ने बताया कि परिवार वालों ने कि 18 साल की नगीना 30 सितंबर अगले दिन, हमारे ख्याल से 1 अक्टूबर रहा होगा जब ये गुमशुदगी लिखी गई। 30 सितंबर को अपनी 12वीं की किताबों का बैग कंधे पे टांग कर घर से निकली थी। वो जा रही थी शंकर कानूनगो कॉलोनी में ऋचा कोचिंग क्लासेस उसने ज्वाइन कर रखी थी, उसको वहीं जाना था। जैसे ही घर से निकली, माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई कि जल्दी लौट आना। उसने कहा बस 3 घंटे में आती हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि शाम करीब 6 बजे जब क्लास खत्म हुई तो उसने अपनी बड़ी बहन हसीना को फ़ोन किया। दोनों के बीच सामान्य सी बात हुई। नगीना ने पूछा, दीदी सब्जी में क्या लाना है? हसीना ने जवाब दिया, पनीर लेती आना। 1.5 घंटे बीत गए और नगीना का कोई पता नहीं लगा कि वो सब्जी लेकर कितनी देर में घर पहुंचेगी। रात करीब 8 बजे फिर नगीना की बड़ी बहन हसीना का मोबाइल एक बार फिर बजा। स्क्रीन पर नगीना का नंबर आया तो चूँकि 2 घंटे 3 घंटे से लोग इंतज़ार कर रहे थे, फ़ौरन ये फ़ोन उसकी बहन ने उठाया और दूसरी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। नगीना ने घबराई हुई और चीखने से अंदाज में कहा, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। इसके पहले कि हसीना उससे कुछ पूछ पाती, नगीना का फ़ोन कट गया और उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ ही आता रहा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। भाग के घर वाले सब गए और कहीं जब कुछ पता नहीं लगा तो थक हार कर डरा सहमा परिवार वहाँ बावड़िया पहुँचा और बावड़िया से उसे कोतवाली भेजा गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। नगीना के दोस्तों, कोचिंग के साथियों और मोहल्ले वालों से पूछताछ की गई। किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, सब कुछ सामान्य बातें बताई गईं। सबका यही कहना था कि वो एक शांत और सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच गहरी होती गई, राज
घर की चहारदीवारी के भीतर ही लगने लगा कि यहीं कहीं दबा हुआ है। बड़ी बहन हसीना ने पुलिस को बताया कि उसके पिता आदम शेख ने उसकी शादी यानी हसीना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ शुजानपुर में कर दी थी, जहां ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उनकी मांग थी कि 14 लाख रुपए या एक पक्का मकान, और इसी प्रताड़ना के चलते बड़ी बहन हसीना अपने मायके आ गई। हसीना ने आगे बताया कि हम तीनों, मैं, माँ और नगीना ने मिलकर 12 लाख रुपए जमा किए थे, ताकि अगर ज़रूरत हो तो 14 लाख रुपए अपने ससुराल में देकर हम ससुराल में रहें या अपने लिए एक नए घर को बनवाएं या उसकी तलाश करें। और यही पैसा परिवार के लिए कलह का कारण बना। पिता आदम ने, उनके जो पिता थे आदम, उन्होंने ये सारे पैसे लेकर अपने बेटे इरफान के नाम पर जमा कर दिए। नगीना ने जब अपना हक मांगा कि हम लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया है, हम मकान बनवाना चाहते हैं, हम और कुछ पैसा इकट्ठा करके ससुरालियों को दे के हम वहाँ रहना चाहते हैं, और ये भी कहा कि हम उसी पैसे से एक मकान खरीद लेंगे और अपने शौहर के साथ वहीं रहेंगे, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया और ये कहा कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम कौन सा कमाती हो जो ला कर रखी होगी, हमारा ही पैसा तुम लोग इधर उधर से इकट्ठा करके मुझे बेवकूफ़ बनाती हो। पैसों के विवाद के अलावा एक और राज था जो इस पूरे शेख परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो राज ये था कि नगीना पढ़ने में बहुत तेज थी, थोड़ा बातचीत का अंदाज भी उसका तेज था। वो मोहल्ले के ही 25 वर्षीय MBA छात्र विजेंद्र उर्फ बीजू लोखंडे के साथ उसकी नज़दीकियां होती जा रही थीं। मोहल्ले के लोगों ने भी बताया और परिवार वालों को भी यह जानकारी हो गई थी। इन दोनों की नज़दीकियां पिता और भाई को कांटे की तरह चुभ रही थीं। दोनों अलग अलग धर्म से थे और इसलिए और भी ये बात इनको नाखुशगवार गुजर रही थी। और अक्सर नगीना के पिता की किराने की दुकान पर ये विजेंद्र उर्फ बीजू लोखंडे आया करता था और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी, वहीं से दोस्ती शुरू हुई थी जो आगे पींगे मारने लगी। हसीना ने अपने बयान में कहा, पापा और भाई ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनका मिलना जुलना भी इन दोनों का हमारे पापा और भाई को पसंद नहीं था। वो यही कहते थे कि ये लड़की घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है और एक दिन ये बिल्कुल मिट्टी में मिला देगी। इस दोस्ती की कीमत नगीना को अक्सर घर में मारपीट और डांट खाकर चुकानी पड़ती थी। वो रोती थी, सिसकती थी, लेकिन चुप रहती थी। खैर, इस बयान के बाद पुलिस को लगा कि बीजू लोखंडे ही इसका मुख्य साजिश करता है या मुख्य संदिग्ध है, और ऐसा पुलिस ने मान लिया कि लगता है बीजू के साथ ही ये भाग गई है, इसलिए घर वाले इसकी गुमशुदगी लिखवा रहे हैं। और पुलिस के दिमाग में ये घुस गया कि हो न हो ये उसी के साथ कहीं मिलेगी। बहरहाल बहुत जल्दी ही पुलिस ने उसको ढूंढ लिया, वो अपने घर पे मिला और उसने साफ कहा कि हाँ, मैं नगीना को जानता हूँ, लेकिन हमारा कोई अफेयर नहीं था। जिस दिन वो गायब हुई मैं उस दिन शिरडी में था। उसने ये भी बताया कि हसीना ने खुद फ़ोन करके नगीना के बारे में मुझसे पूछा था। हसीना यानी गुमशुदा नगीना की बड़ी बहन। और मैं फ़ौरन भाग के इसीलिए यहाँ आया था और नगीना को खोजने में परिवार की मदद कर रहा था। बीजू ने यह भी खुलासा किया कि नगीना के पिता ने उसको धमकाया था कि अगली बार अगर दुकान पर दिखाई पड़ गए तो अंजाम बुरा होगा। बीजू के बयान में सच्चाई और डर का मिला जुला जो उसकी आवाज़ थी, वो सच्चाई और डर की मिली जुली कहानी सी पुलिस को लगने लगी। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। उसको जब हर तरह से जांच पड़ताल की, पुलिस को लगा कि नहीं, इसका कोई हाथ नहीं हो सकता, और लेकिन उसको शक के दायरे में रखा गया। उसके नंबर लगाए गए और तमाम जो और पुलिस निगरानी के लिए करती है वो सारी निगरानी उसकी बदस्तूर जारी रही। दिन बीतने लगे और बहन हसीना उसकी
गुम होने को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान थी। वो हर दिन सुबह थाने पर पहुंच जाया करती थी एक नई उम्मीद के साथ कि उसे कोई न कोई जानकारी थाने से मिल जाएगी, और शाम को फिर थाने से ही नाउम्मीद होकर लौटती थी। कुल 17 दिन बीत चुके थे, लेकिन कहीं से कुछ भी उसका पता नहीं लग रहा था। नगीना का किसी तरह की बात नहीं पता लगी थी। 18 अक्टूबर 2013 को देवास पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि इंदौर के बाईपास MR10 रोड के पास खेत के कुएं में 2 संदिग्ध बोरे तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिनसे बहुत बदबू आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कुएं के अंदर वाकई 2 बड़े बोरे तैर रहे थे, जिनके मुंह कसकर रस्सियों से बंधे थे। उन बोरों को बाहर निकाला गया तो वो असामान्य रूप से बहुत भारी थे। जैसे ही बोरे को खोला गया, वहाँ देखते ही पुलिस वालों की रूह कांप गई। अंदर पहले बोरे में मानव शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा था और दूसरे बोरे में धड़ और उसके ऊपर का हिस्सा था। शव को डुबाने के लिए या डुबोने के लिए बोरों को टाइल्स के टूटे टुकड़ों से भरा गया था, ताकि इस भार की वजह से वो कभी ऊपर ना आए और भीतर ही कुएं की पानी की भीतर ही वो सड़ जाए, गल जाए। हत्यारों ने सबूत मिटाने की बड़ी कोशिश की थी। उसमें कुएं में बड़ी संख्या में मछलियां मिली पुलिस को। अब पुलिस की ये समझ में नहीं आया कि ये कुएं में मछलियां कहाँ से आ गईं, और वो भी बिल्कुल नई और बड़ी संख्या में। आसपास के लोगों को बुला के पहचानवाया गया तो ये मांसाहारी मछलियां थी। पुलिस का माथा ठनका कि जिस किसी ने इनको काट के बोरों में भर कर यहाँ फेंका है और उसमें वजन डाल के फेंका है कि ये नीचे बनी रहें और ये मांसाहारी मछलियाँ धीरे धीरे पूरे शरीर को खा जाएं। तो और फिर उसको बुलाया गया, बड़ी बहन को, बाप को और भाई को। हसीना आई, उसने जो कुर्ता पहना गया था उस कुर्ते से नगीना की पहचान कर ली। 18 दिन पहले जिस बहन ने पनीर लाने के वादे के साथ उसे अंतिम फ़ोन किया था, उसको इस हालत में देखकर वो बहुत बुरी तरह से टूट गई। खैर, पहले जो गुमशुदगी लिखी गई थी उसको एक हत्या की FIR में तरमीम किया गया, बदल दिया गया। पुलिस के सामने सवाल हुआ कि नगीना की हत्या किसने और क्यों की, हत्या कब और कहाँ की गई। बड़ा नेचुरल है कि कुएं के पास नहीं की गई, कहीं से हत्या करके इसे ला के डाला गया, और कातिल का तो कतई दूर दूर तक पता नहीं लग रहा है। और परिवार की चुप्पी गहरी से गहरी होती चली गई। बीजू की आंखों में खौफ था। उसने भी मौके पर आकर नगीना को उनके कपड़ों से पहचाना था, और सब जगह कानाफूसी शुरू हो गई कि ये इज्जत का मामला है। लोग ये जानते थे कि बीजू और नगीना के बीच कुछ चल रहा था जिसका विरोध उसके घर वाले कर रहे थे। शक का दायरा अब परिवार, दोस्ती और इज्जत के त्रिकोण में धीरे धीरे पुलिस के लिए उलझने लगा। फिर दूसरी बात ये समझ में आई कि आखिरी काल में उसने क्यों बहन को ये कहा था कि पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। कोई न कोई घटना उसके साथ घट रही थी, तभी उसने पुलिस को बुलाने के लिए अपनी बहन से कहा था। तुरंत बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सबसे पहले नगीना की मां और बहन हसीना से फिर से पूछताछ की गई। इस बार इन दोनों के आंखों में दुख ही नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर और झिझक भी थी। हसीना ने कांपते हुए पुलिस को जो बताया, उसने जांच की दिशा बदल दी। हसीना ने कहा कि नगीना और पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता था, पैसों को लेकर और उसके दोस्तों को लेकर। पापा चिल्लाते थे कि तुम घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। ये पहली बार था जब पुलिस को ये स्पष्ट संकेत मिला कि
लड़की की दोस्ती की वजह और लड़की की दोस्ती के बारे में भी पूछा गया कि किन किन दोस्तों को लेके उनके पिता नाराज होते थे। दो नाम बताए गए, एक तो वही बीजू और दूसरा सूरज, कि इन दो लड़कों से इसकी नज़दीकियों से पिता का कहना था कि उसकी और उसके परिवार की इज्जत तार तार हो रही है। तो पुलिस ने दोनों समानांतर लाइनों पर काम करना शुरू किया। बीजू से दोबारा सख्ती से पूछताछ, एक तो बीजू वाला एंगल और दूसरा जो बड़ी बहन ने बताया था कि ये दोस्तों से, दो लड़कों से इसकी नज़दीकी का एंगल। तो बहरहाल बीजू से दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई। उसने अपनी बात वही दोहराई कि मैं उस दिन शिरडी में था। जो उसके पास शिरडी के टिकट, पार्किंग का टिकट और ये सब तमाम चीज़ें थीं वो उसने दिखाए। पुलिस ने जब बीजू का मोबाइल लोकेशन और दूसरे सबूतों की जांच की तो उसकी बात सच निकली कि वो उस दिन वाकई शिरडी में था। अब पुलिस के पास ये लाइन या ये जो इन्वेस्टिगेशन की लाइन चल रही थी ये बंद हो गई। पुलिस ने पूरा ध्यान अपना परिवार पर केंद्रित कर दिया। हसीना ने दबी जुबान में अपने पिता और भाई पर शक जताया। बातचीत में उसने बताया कि यही दोनों लोग हैं जो उसको सबसे अधिक उसकी दोस्ती को लेकर, उनके धर्म को लेकर और उससे होने वाली दुश्वारियों को लेकर, परिवार की इज्जत को लेकर, समाज में उनकी इज्जत को लेकर बार बार उससे कहासुनी करते थे, मारपीट करते थे। पुलिस ने पिता आदम और भाई इरफान को पूछताछ के लिए बुलाया। इरफान ने बताया कि जिस दिन नगीना लापता हुई थी, यानी 30 सितंबर 2013 को वो पेमेंट के सिलसिले में उज्जैन गया था। वो देवास में था ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल देखनी शुरू की तो वो उस दिन पूरा टाइम देवास में ही था और उसका झूठ सीडीआर ने पकड़ लिया। एक बड़ा सबूत था, उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए या क्रॉस करके देखने के लिए वो कहता रहा कि मैं उज्जैन में था। मोबाइल ये बताता रहा कि वो पूरा दिन देवास में था। 2 दिन की निगरानी के बाद पुलिस ने पिता आदम और भाई इरफान को हिरासत में ले लिया। थाने में पूछताछ शुरू होते ही इरफान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। जैसे जैसे पुलिस के सवाल तीखे होते गए और पुलिस की विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ आगे बढ़ने लगी, इरफान का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। आखिरकार वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और उसने जो कबूल किया वो किसी भी सभ्य समाज की कल्पना से परे था। इरफान ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि मेरी छोटी बहन नगीना दूसरे धर्म के लड़कों सूरज और बीजू से दोस्ती रखती थी। वो दुकान से पैसे निकाल कर उन पर खर्च करती थी। जब मैं कुछ समय के लिए गुजरात गया था तो उसने माँ को बहला फुसला कर हमारा पीछे वाला मकान भी अपने नाम करवा लिया था। वह घर में किसी की नहीं सुनती थी, हर बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। लोग उससे दबते थे कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, आगे चलकर ये जरूर कोई न कोई अधिकारी बनेगी। लेकिन हम सब उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उसकी हरकतों से हमारे परिवार की इज्जत खराब हो रही थी। ये इरफान यानी गुमशुदा लड़की या जो जिसकी बॉडी मिली है उस लड़की के भाई ने बताया। जब बहुत परेशान हो गए, इरफान ने बताया, तो हमने अपने दोस्त अनीस जो ऑटो रिक्शा चलाता है उससे बात की। मैंने उससे कहा कि कोई आदमी बताओ जो नगीना को ख़त्म कर सके। जो भी पैसा लगेगा मैं और मेरे बाप मिलकर देंगे। 1 महीने पहले अनीस ने अपने जीजा इदरीस और उनके दोस्तों रिजवान और सद्दाम को इंदौर से देवास बस स्टैंड पर बुलवाया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने 2 बोरे भी मंगवाए। इरफान ने बताया कि 30 सितंबर 2013 को प्लान के मुताबिक इदरीस, रिजवान और सद्दाम कार लेकर भोपाल रोड पर बताई गई जगह पर पहुंच गए। उन्होंने शाम को मुझे 2 बोरे लाने के लिए भी कहा। मैं शक्कर की दुकान से 2 बोरे खरीद कर अनीस को दे आया। साथ में उसे 15,000 रुपये भी दे दिए। शाम करीब 6 बजे
जब मेरी बहन का कोचिंग का समय समाप्त होता है, वो बाहर निकली, तो मैं उसी कार से जिससे वो तीनों भाड़े के हत्यारे आए थे, उसी कार से उसे लेने के लिए गया। उसने पूछा भी, ये कार कहाँ से? उसने कहा मुझे काम से जाना था। मैंने सोचा तुम्हारा टाइम कोचिंग का हो रहा ख़त्म हो रहा है, मैं तुम्हें घर छोड़ के तब अपने काम पर तब अपने काम पर जाऊंगा। मैंने उसे अपने कार में बिठा लिया। मैं उसे भोपाल रोड ले गया, जहाँ वो तीनों हत्यारे इंतज़ार कर रहे थे। उससे 5 कदम की दूरी पर उन लोगों को मैंने देख लिया। उनसे 5 कदम की दूरी पर मैंने नगीना को वहीं उतार दिया। बोले तुम यहाँ से घर चली जाओ और मैं काम से जा रहा हूँ। और रात को फिर इदरीस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि काम हो गया है। 2 दिन बाद अनीस बाकी पैसे लेने आ गया। मैंने पापा से लेकर उसे 2 लाख रुपए दे दिए। 5-6 दिन बाद वो फिर आया, तो मैंने बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल कर उसे दिए, और इस तरह से हमने कुल 5,15,000 रुपये नगीना को मारने के लिए दे दिए थे। नगीना के पिता आदम हाजी मेनन ने भी कबूल किया कि बेटी अपने मन की करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी, इसलिए वो भी उसकी हत्या की बात जब बेटे इरफान ने की तो वो उस बात के लिए राजी हो गए। इरफान और आदम के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने इंदौर से चारों आरोपियों, अनीस जो बिचौलिया था, जो ऑटो रिक्शा चलाता था, इदरीस जो उसका ममेरा भाई था, जो मुख्य हत्यारा था, रिजवान और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हत्या की रात का पूरा मंजर सामने आ गया। आरोपी सद्दाम ने बताया कि योजना के मुताबिक 30 सितंबर की शाम हम कार से भोपाल रोड पर तय जगह पर पहुंच गए। थोड़ी देर में अनीस अपने रिक्शे से आया और हमें 2 बोरा देकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद इरफान अपनी बहन नगीना को कार से लेकर आ गया। उसने नगीना को हमारी कार के पास उतारा और चला गया। जैसे ही नगीना हमारी तरफ बढ़ी, मैंने उसका मुंह कसकर दबा दिया। इदरीस ने उसकी टांगें पकड़ के उसे ज़मीन में गिरा दिया और छुरे से उसका गला काट दिया। वो वहीं मर गई। इसके बाद रिजवान ने छुरे से उसके कमर के पास से शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। हमने दोनों टुकड़ों को अलग अलग बोरों में भरा, कार की डिक्की में रखा और वहीं पास में टाइल्स, टूटी हुई टाइल्स के ढेर लगे हुए थे, उनको भर दिया और हम इंदौर के लिए निकल गए। आरोपी इदरीस ने बताया कि हमने हत्या के लिए 3 छुरे देवास से ही 400 रुपये में खरीदे थे। नगीना के शरीर में जो कपड़े, कान की बाली और गले की चेन थी, वो सब हमने निकाल लिए थे। उसका मोबाइल भी हम ले गए थे। हत्या के बाद मिले पैसों से हमने जुआ खेला, शराब पी और बाकी पैसे बांट लिए। कुछ दिन बाद हमने नगीना का मोबाइल इंदौर के तुलसी नगर के एक नाले में फेंक दिया और उसके कपड़े 3 इमली चौराहे के पास एक नाली के पाइप में डाल दिए। पुलिस ने अपनी जांच पूरी की, सारे सबूतों को इकट्ठा किया और उसके आधार पर चालान कोर्ट में पेश कर दिया। सुनवाई के दौरान नगीना के पिता आदम हाजी मेनन की बीमारी से मौत हो गई। अदालत ने आरोपियों के वकील ने यह तर्क देकर केस को कमज़ोर करने की कोशिश की, जो डिफेंस के लॉयर थे, कि कुएं में मिली लाश की चमड़ी गल चुकी थी, इसलिए यह साबित नहीं होता कि वो नगीना की थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि जब्त किए गए कपड़ों पर खून के धब्बों का डीएनए टेस्ट पुलिस ने नहीं कराया। लेकिन इस केस में अभियोजन पक्ष के पास नगीना की बड़ी बहन हसीना थी। ये एक बहन की अपनी दूसरी बहन को इंसाफ दिलाने की लड़ाई थी। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाने का साहस दिखाया। हसीना ने कोर्ट में अपने पिता और भाई के खिलाफ जमकर गवाही दी। बिना डरे, बिना एक इंच इधर उधर खिसके उसने अपने भाई और बाप दोनों के खिलाफ गवाही दी। उसने नगीना की आखिरी कॉल के बारे में भी बताया कि वो हाथ में उसके मोबाइल था, हम लोग उसे पकड़ रहे थे, उसने एक स्विच उसका दबाया, संभवतः सबसे ऊपर जो नंबर था वही डायल हुआ और फिर वो ये कहने लगी पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। तब हमारे दिमाग में आया कि उसके हाथ में मोबाइल है, उससे छीन कर उसे स्विच ऑफ कर दिया। ये लड़ाई आसान नहीं थी। हसीना को धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए
हाईकोर्ट के निर्देश पर उसे विशेष पुलिस बल सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया और वो अंत तक अपनी बहन के लिए लड़ती रही। तमाम गवाहों, सबूतों और खासकर हसीना की गवाही के आधार पर करीब 4.5 साल चले इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 24 मार्च 2018 को देवास जिला कोर्ट ने नगीना के भाई इरफान, उसके दोस्त अनीस और तीनों हत्यारों इदरीस, रिजवान और सद्दाम को अपहरण और सबूत मिटाने का दोषी पाया। अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। देखिए, ये फैसला इस फैसले को आप दो तरह से देखिए। एक तो ये ऑनर किलिंग के नाम पर की जाने वाली क्रूरता के खिलाफ एक तमाचा है। ये एक भाई और पिता के विश्वासघात की कहानी है। एक भाई और पिता ने अपनी ही बेटी या अपनी ही बहन के साथ विश्वासघात किया। और उससे भी बढ़कर जो दूसरा पहलू है कि एक बहन के अटूट प्रेम और न्याय के लिए उसकी अविश्वसनीय लड़ाई भी कहानी या ये क्राइम, ये अपराध की ये घटना उसको बताती है। हसीना ने साबित किया कि इंसाफ की लड़ाई में रिश्ते नहीं बल्कि सच मायने रखता है। इन सभी को आजीवन कारावास हुई। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में ये अभी भी पेंडिंग है। आज की घटना, आज फिर एक ऑनर किलिंग, इज्जत के लिए। ऑनर किलिंग का मतलब इज्जत के लिए हत्या कर देना। और क्यों कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसलिए बाप और भाई ने अपनी बेटी की 5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई। हत्या भी ऐसी कि शैतान भी देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। भाई और बाप अपने समाज के डर से अपनी ही बेटी के टुकड़ों में कटवाने के लिए, अपनी ही बेटी को टुकड़ों में कटवाने के लिए आमदा हो गए। आखिर कब तक इस तरह प्रेम संबंधों में लड़का या लड़की की बलि चढ़ती रहेगी। लगता नहीं कि ये जल्दी ख़त्म होगी। मुश्किल लगता है। तगड़ा कानून, कड़ा कानून, तेज़ी से मिलने वाले, अब बहुत तेज़ी हो गई अदालतों के न्याय की प्रक्रिया में, लेकिन फिर भी ये घटनाएं हो ही रही हैं। समाज के कुछ लोग तो ज़माने के साथ चलने को तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज वो कहता है कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसमें मार दीजिए दोनों से। कुछ लोग ज़रूर तैयार होते हैं। ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन ये वही 4 लोग उन्हें सही बात करने से रोकने लगते हैं। वो भी बेचारे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इज्जत के लिए हत्या, ये बड़ा विषय है और आज से नहीं है, ये सालों साल से ये चल रहा है कि इज्जत के लिए हत्या, ये कैसी इज्जत है। हत्या से ही इज्जत बचेगी, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। पर ये समाज में एक सच्चाई भी अब हो गई। जब तक समाज खुद नहीं जागरूक होगा तब तक इन प्रेमी जोड़ों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाएगा और इज्जत के लिए इन्हें कभी भी मसल कर मार दिया जाएगा। यही समाज की सच्चाई है। हम आप भी समाज का हिस्सा हैं और हम सबको आगे आना होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।